Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको अपने चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोबियल बायोफिल्म के हवाले से पढ़ेंगे। वैसे अगर आप दोस्तों को याद हो तो हमने माइक्रोबियल बायोफिल्म के हवाले से काफ़ी तफसील से नहीं पढ़ा, मतलब समहाउ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था माइक्रोबियल बायोफिल्म के हवाले से। आप चाहे तो वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मगर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह आज इसी वीडियो लेक्चर में वो तमाम तर बातें मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, थोड़ा तफसील से मैं एक्सप्लेन करूँगा, और दूसरे जो कंटेंट जो कि मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए थे, इसी वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि इस पर एक तफसीली लेक्चर बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का इससे रिलेटेड रिसर्च भी है। कुछ स्टूडेंट इससे रिलेटेड रिसर्च भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट करने जा रहे हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि इस पर एक रिसर्च भी किया जाए। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस यानी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि माइक्रोबियल बायोफिल्म है क्या चीज़, उसकी एंटी बायोफिल्म अप्रोचेस क्या है, तमाम तर चीज़ें हम इसमें तफसील से पढ़ेंगे। आगे मैं आप लोगों को कंटेंट बताऊँ कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन कि माइक्रोबियल बायोफिल्म है क्या चीज़, उसका इंट्रोडक्शन हम तफसील से देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जांपल ऑफ द बायोफिल्म। बायोफिल्म में हमारे पास कितने एग्जांपल है। तीसरा हम देखने जा रहे हैं कि फॉर्म ऑफ द बायोफिल्म, बायोफिल्म के हमारे पास कितने फॉर्म है, कितने फॉर्म में बायोफिल्म एक इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है। तीसरा हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ द बायोफिल्म, बायोफिल्म को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। चौथा हम ये पढ़ने जाएंगे, पांचवा हम ये पढ़ेंगे कि बायोफिल्म के मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। छठा कंपोजिशन ऑफ द बायोफिल्म, बायोफिल्म में असल में मौजूद क्या होता है। अगर इसमें वाटर होता है तो कितना परसेंट वाटर, कितना परसेंट, अगर इसमें आयन होता है तो कितना परसेंट आयन्स, वो तमाम तर चीज़ें जिससे बायोफिल्म बना होता है वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसको हम कंपोजिशन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द बायोफिल्म, बायोफिल्म किस तरह बनता है, सबसे पहले कौन सा स्टेज होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कुछ स्टेजेस से मतलब ये प्रोसेस गुजरता है जिसके बाद एक बायोफिल्म आपके पास बन जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल बायोफिल्म है क्या चीज़। ठीक है, असल में हमारे पास बायोफिल्म के काफ़ी टाइप्स है। आपके पास अलगल बायोफिल्म भी होता है, आपके पास मतलब अमीबा के बायोफिल्म भी होते हैं, आपके पास फंजाई, आपके पास एलजी, आपके पास काफ़ी बायोफिल्म्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सेल्स के। लेकिन कुछ ऐसे बायोफिल्म्स होते हैं जो कि इकट्ठा मिलकर, जैसे कि फंजाई, यूग्लिना, बैक्टीरिया, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होकर वो एक अलग सा बायोफिल्म बना लेते हैं, जिसको हम माइक्रोबियल बायोफिल्म भी कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरियल बायोफिल्म को थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि बैक्टीरियल बायोफिल्म समझना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है वो बैक्टीरिया से काज होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, बैक्टीरिया ही बहुत ज़्यादा फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए बैक्टीरियल बायोफिल्म को पढ़ना निहायत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एलजी, फंजाई, यूग्लिना, इनको भी मतलब इनसे भी डिजीज़ काज होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट वो है बैक्टीरिया बायोफिल्म। तो लिहाजा बैक्टीरिया बायोफिल्म को मैंने इसलिए इस कंटेंट में शामिल किया ताकि बैक्टीरिया बायोफिल्म को पढ़ाया जा सके। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ द बायोफिल्म, बायोफिल्म के क्या असरात है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम कास्ट बाय बायोफिल्म, बायोफिल्म से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम भी कास्ट होते हैं, तो कौन कौन से प्रॉब्लम कास्ट होते हैं वो भी थोड़ा सा हम तफसील से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द बायोफिल्म, बायोफिल्म के क्या इस्तेमालात है, क्या हम बायोफिल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बायोफिल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरे दोस्तों आपको ये टॉपिक रिसर्च के लिए काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, तो हम बायोफिल्म को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आगे उसका तफसील मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके अलावा जब बायोफिल्म आपके पास एक बन जाए तो वो मतलब बैक्टीरिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो किस तरह बायोफिल्म, एक बैक्टीरिया जब बायोफिल्म में हो तो वो किस तरह रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हम बैक्टीरिया के पढ़ेंगे इनसाइड द बायोफिल्म। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक टोलरेट मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बायोफिल्म को, तो एंटीबायोटिक भी बायोफिल्म में जितने भी बैक्टीरिया हो तो एंटीबायोटिक भी काम नहीं करता। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एंटी बायोफिल्म अप्रोचेस। तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे मतलब टेक्निक्स है, कुछ ऐसे अप्रोचेस है, कुछ ऐसे मतलब हमारे पास
टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज़ है जिसकी ज़रिए अगर हम उसको इस्तेमाल कर ले तो हम बायोफिल्म को रोक सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ ऑफ द बायोफिल्म। अगर बायोफिल्म एक दफ़ा हो मतलब बायोफिल्म को हम किस तरह रोक सकते हैं, हमें ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ करने चाहिए, ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए, अगर हम वो कर ले तो इसकी वजह से हम बायोफिल्म को मतलब समहाउ हम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए वो भी हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे मेन कंटेंट जो कि इसी वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोफिल्म, बायोफिल्म के इंट्रोडक्शन के हवाले से कि बायोफिल्म है क्या चीज़। पहला पॉइंट ये कहते हैं कि बायोफिल्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेट एडहियर टू द सरफेस रेगुलरली इन कॉन्टेक्ट विद वाटर। बायोफिल्म आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें बैक्टीरिया, यूग्लिना, फंजाई, एल्गी, अमीबा, प्रोटोजुआ, ये तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ज़्यादातर इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। ये तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे जब हो जाते हैं वाटर एरिया में, यानी लिक्विड या ये जो वेट एरिया है, अगर वहाँ पर ये इकट्ठे हो जाए और एक कॉलोनी की शक्ल अख्तियार कर ले और बहुत बड़ा कॉलोनी की शक्ल या जो कि हम आम आंख की मदद से भी देख सकते हैं, तो उसको हम बायोफिल्म कहते हैं। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके पास बन जाते हैं, उसका कलर कभी ग्रीन, कभी वाइट, कभी किस कलर का, कभी किस कलर का। आगे मैं आपको उसका तफसील मतलब पिक्चर दिखाऊंगा, तब आप लोग जान जाएंगे कि यही असल में बायोफिल्म है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बायोफिल्म को महसूस भी किया होगा। आगे जब मैं आप लोगों को पिक्चर बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि असल में यही बायोफिल्म है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट मैक्रोलोजीनियस प्रोटेक्टिव कोटिंग विच दे एनकेस्ड यूजुअली फॉर्म बायोफिल्म। बायोफिल्म में क्या होता है कि जब कभी बायोफिल्म बनता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायोफिल्म थोड़ा सा जब बन जाते हैं वो क्या करते हैं, एक ख़ास किस्म के लिक्विड्स या एक जेल लाइक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। उस जेल लाइक मटेरियल को हम कहते हैं मैक्रोलोजीनियस प्रोटेक्टिव लेयर या कुछ ख़ास किस्म का जेल, इसको हम कहते हैं। ठीक है, वो जब प्रोड्यूस हो जाता है तो इसकी वजह से जो इर्द गिर्द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस जेल में मतलब क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। और जब वो इस जेल में फंस जाते हैं तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं। फिर इसी तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें फंस जाते हैं वो और मतलब मैक्रोलोजीनियस लेयर प्रोड्यूस करते हैं। फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें फंस जाते हैं, वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह ये जेल प्रोड्यूस होते जाते हैं और तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें फंसते जाते हैं और एक बहुत बड़ा हमारे पास बायोफिल्म हम मतलब देख सकते हैं, इसलिए मैं उसको बहुत बड़ा बायोफिल्म कहता हूँ। ठीक है, एक बायोफिल्म हमारे पास बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो मैक्रोलोजीनियस लेयर है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इस लेयर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचा सकते हैं एंटीबायोटिक से और दूसरे जितने भी मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म समहाउ अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, इस लेयर से। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि जनरली कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, ईस्ट एंड प्रोटोजुआ आर द फॉर्म बायोफिल्म। असल में बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ईस्ट, फंजाई और दूसरे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उसकी कॉलोनीज़ को हम असल में बायोफिल्म कहते हैं। कॉलोनी तो बहुत छोटा होता है लेकिन कॉलोनी से थोड़ा सा बड़ा अगर आप देख ले वो बायोफिल्म कहलाता है। ठीक है, बायोफिल्म जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया, मैं अभी भी आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि बायोफिल्म में ना सिर्फ बैक्टीरिया होता है बल्कि बैक्टीरिया, फंजाई, यूग्लिना, ईस्ट, ये तमाम तर इकट्ठे होकर भी बायोफिल्म बनाते। कभी कभार बैक्टीरिया अलग होकर बायोफिल्म बनाते, कभी कभार फंजाई अलग होकर बायोफिल्म बनाते, कभी कभार ईस्ट, कभी कभार ये तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग होकर भी बायोफिल्म बना सकते हैं। तो कभी कभार ये इकट्ठे होकर भी बायोफिल्म बना सकते हैं। जब ये अलग अलग बायोफिल्म बनाएंगे तो इसके अलग नेम होंगे। जैसे कि अगर बैक्टीरिया बनेगा तो बैक्टीरियल बायोफिल्म, फंजाई बनेगा तो माइक्रो बायोफिल्म, अगर एल्गी बने तो अलगल बायोफिल्म। ठीक है, अगर इकट्ठे होकर बनेंगे तो इसको हम कहते हैं माइक्रोबियल बायोफिल्म। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग अपने जहन में याद रख ले, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि बायोफिल्म जनरली फॉर्म ऑन लिक्विड और सॉलिड सरफेस इन एडिशन टू सॉफ्ट टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोफिल्म जो सॉलिड सरफेस में भी मतलब बायोफिल्म बन सकता है, आपके पास लिक्विड सरफेस में भी बायोफिल्म बन सकते हैं और आपके पास यहाँ तक कि सॉफ्ट टिश्यू जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहाँ पर भी आपके पास बायोफिल्म बन सकते हैं। लेकिन इसमें मेन बात यह है कि अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, सॉफ्ट, हार्ड, मतलब सॉफ्ट, ये जो सॉलिड और लिक्विड एरिया में अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, बायोफिल्म बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि थस दे शो एस्पेक्ट ऑफ बोथ
लिक्विड एंड सॉलिड एंड कम अंडर ए कैटेगरी नेम विस्को इलास्टिक। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिक्विड, सॉलिड और सॉफ्ट टिश्यू में बायोफिल्म बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम एक दूसरे कैटेगरी में मतलब रखते हैं, जिसको हम कहते हैं विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि उसमें मतलब चिपचिपापन जो कि लिक्विड के प्रॉपर्टी को शो करता है, कभी कभार ये लचकदार होता है जो कि सॉलिड और सॉफ्ट टिश्यू को शो करता है। तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं विस्को इलास्टिक कैटेगरी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम माइक्रोबियल बायोफिल्म को एक विस्को इलास्टिक कैपेसिटी में भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि एग्जाम्पल ऑफ द बायोफिल्म इंक्लूडिंग डेंटल प्लग, अलगल मेट, वाटर बॉडीज एंड स्लाइमी कोटिंग डेट फोल्ड्स, पाइप्स, टैंक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मतलब टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोफिल्म। बायोफिल्म के हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास बायोफिल्म का ये है कि हमारे पास बायोफिल्म डेंटल प्लग, मतलब दांतों पर कभी कभार पीलापन बन जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके दांत पीले होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत काफ़ी पीले होते हैं, या दांतों में कीड़ा लग जाता है, या दांतों में ऐसा कैविटीज़ हो जाती है, या दांत पीले हो जाते हैं, वो असल में बायोफिल्म है। ठीक है, अच्छा जी, तो कहने का मतलब है कि आपने ये देखा भी होगा, वो ही आपके पास बायोफिल्म है। तो ये कौन सा एरिया हुआ? ये आपके पास सॉलिड एरिया या सरफेस हुआ, यहाँ पर बायोफिल्म बन गए। अच्छा जी, नेक्स्ट है अलगल मेट। अलगल मेट्स का मतलब ये हुआ कि पानी में आपने देखा होगा, पानी में आपने सबस सबस के कुछ ख़ास किस्म के शाइनी कलर के आपने सबस का कलर के आपने देखा होगा, वो क्या है? वो भी आपके पास बायोफिल्म है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपने देखा भी होगा, अगर देखा नहीं तो मैं पिक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा वाटर बॉडीज़ एंड स्लाइमी कोटिंग डेट फोल्ड्स, पाइप्स एंड टैंक्स। कभी कभार आपने देखा है कि टैंक्स या पाइप्स में चिपचिपा सा आपको महसूस होता है, और कभी कभार ये पाइप्स जो है वो मतलब इतने तंग हो जाते हैं कि जिसकी वजह से पानी बहुत कम आता है। कभी कभार ये पाइप तंग होने की वजह यही होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पानी तेज़ी से नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि जो टैंक के मतलब पानी के पाइप्स है उसमें भी बायोफिल्म बनते हैं, जिसकी वजह से पाइप्स में पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से? इन्हीं बायोफिल्म की वजह से। नेक्स्ट आपके पास है ये दूसरा पॉइंट ये है कि हैव यू एवर स्लिप ऑन वेट स्टोन। ये मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में एक बार फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हैव यू एवर स्लिप्ड ऑन वेट स्टोन। कभी कभार क्या होता है कि हम एक ऐसा पत्थर होता है जो कि ये दरिया के करीब या दरिया के अंदर या दरिया के आसपास आपने बहुत बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे, जब आप उस पर पाँव रखते हैं तो आप को फिसलन महसूस होती है। तो असल में वो फिसलन किसकी वजह से? उसमें माइक्रोब्स होते हैं, और वो फिसलन किसकी वजह से? वो वही म्यूकोलेजिनियस प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो चिपचिपा होते हैं, तो जिसकी वजह से फिसलन वगैरह महसूस होती है। तो कहने का मतलब है कि आपने फिसलन मतलब उन पत्थरों पर भी आप महसूस करते होंगे, तो वही आपके पास बायोफिल्म है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर उन्होंने लिखा है कि सर्टेनली इट वाज बायोफिल्म दैट यू स्लिप्ड ऑन। ठीक है, वही बात जो मैंने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि हैव यू एक्वेरियम एंड डू यू क्लीन इट्स वॉल। कभी कभार दीवारों पर क्या होता है कि जब हम दीवारों को साफ़ करते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि ये ईंट जब जो हमें तो पता है कि दीवार ईंट से बने होते हैं, कभी कभार हम इन दीवारों पर सीमेंट वगैरह नहीं लगाते, तो ईंट वाले जो दीवार होते हैं उस पर क्या होता है कि अगर हम उसको पानी दे देते हैं या दूसरे पानी ज़्यादातर अगर हम उसको दे देते हैं तो उसकी वजह से कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद क्या होता है, इन्हीं दीवारों के या इन्हीं ईंटों के बीच में आपको ग्रीन कलर के कुछ दिखाई देंगे। तो असल में वो क्या है? वो भी बायोफिल्म है। जब आप उसको साफ़ करेंगे तो आपको चिपचिपापन महसूस होगा, जब आपको उसको टच करेंगे सॉफ्ट और आपको वो चिपचिपा महसूस होगा। वो क्या है? दिस इज़ एक्चुअली द बायोफिल्म। ठीक है, तो वो दीवार जब आप साफ़ करते होंगे तो आपको महसूस थोड़ा बहुत महसूस भी होता होगा कि वो असल में वही बायोफिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर उन्होंने ये लिखा है कि इफ़ यू डू व्हाट यू वीप फ्रॉम देम इज़ अ बायोफिल्म फॉर्म बाय एलजी। तो ये ज़्यादातर दीवारों पे जो बायोफिल्म बनते हैं वही एलजी की वजह से बनते रहते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं है तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप
कभी कभार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, जो गीले दीवार होते हैं वहाँ पर जहाँ ग्रीन आपको दिखाई देगा ज़रूर उसको टच करके देख लीजिएगा, उसको महसूस कर लीजिएगा अपने हाथों के ज़रिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बायोफिल्म है भी या नहीं। ठीक है, हकीकत में वो बायोफिल्म ही है। डू यू क्लीन योर टीथ रेगुलरली? I hope so, and by doing this you remove the biofilm called dental plaque. कभी कभार क्या होता है जब हम दांत साफ़ करते हैं तो दांतों पे जब हम ब्रश लगाते हैं या ब्रश वगैरह हम दांतों को उस ब्रश से साफ़ करते हैं तो क्या होता है हमारे दांतों से पीलापन हट जाते हैं, या कभी कभार ये जो कैविटीज़ होते हैं वो हमारे दांतों से हट जाता है। तो ये असल में क्या है, ये भी आपके पास बायोफिल्म है। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली द एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोफिल्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स है, ये आप देख सकते हैं, ये बायोफिल्म इन द सिक्रीशन पाइप्स, ये आपके पास एक पाइप है। ठीक है, इसमें जो वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये असल में आपके पास बायोफिल्म। ये देखो बहुत छोटा सा सुराख आपको दिखाई देगा, यहाँ से पानी आएगा, ये पानी जब आप उसको टच के कभी कभार इस पानी में भी आपको ऐसे चिपचिपा महसूस होगा, तो ही बायोफिल्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यही इसमें भी बायोफिल्म बनते रहते हैं इस पाइप में। बायोफिल्म इन द स्ट्रीम येलो स्टोन पार्क, अच्छा ये वही स्टोन में भी आपको बायोफिल्म महसूस होगा जब आप उस स्टोन से फिसल जाते हैं। ठीक है, ये बायोफिल्म। बायोफिल्म स्क्रैप रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन, ये दीवारों पर भी आपको ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, ये डेंटल प्लग इन द बायोफिल्म, ये देखो पीले दांत, ये जो दो एरिया आप इसको गौर से देख ले तो यही आपके पास बायोफिल्म है। ठीक है, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स आपने देखे होंगे, बहुत से ऐसे आपके रिश्तेदार, मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता मगर मेरे ख्याल में ऐसे आपने देखे होंगे अपने नाइबर्स को, इर्द गिर्द दोस्तों को आपने देखे होंगे जिनके पीले दांत थे, वो असल में बायोफिल्म ही है। आपने देखे होंगे होपफुली, तो वही आपके पास बायोफिल्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फॉर्म ऑफ द बायोफिल्म। बायोफिल्म हमारे पास कितने शक्लों में होते हैं? यूजुअली हमारे पास जो बायोफिल्म होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्लांटोनिक फॉर्म, बायोफिल्म एक प्लांटोनिक फॉर्म में ग्रो होता है, तो दूसरा जो है वो आपके पास बायोफिल्म फॉर्म में ग्रो होता है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड माइक्रोबियल सेल दैट फ्लोट फ्रीली इन द फ्लूइड इन्वायरमेंट। ठीक है, जब कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक फ्लूइड इन्वायरमेंट में मतलब सरवाइव करता है, जैसे कि पानी में जब आप देख लेते हैं अलगल मेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था अलगल मेट, जैसे कि पानी में आप सबस देख ले तो क्या है वो आपके पास प्लांटोनिक फॉर्म ऑफ द बायोफिल्म है। अब कुछ ऐसे बायोफिल्म होते हैं जो कि सरफेस पे ग्रो होता है जिसको हम बायोफिल्म फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि रिजल्ट ऑफ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ माइक्रोबियल सेल दैट स्टिकी टू वन अनदर टू solid surface and form community connected by an extracellular matter। इनका कहने का मतलब ये है कभी कभार एक सॉलिड सरफेस पर जैसे कि दांतों पर या दीवारों पर आपने देखा होगा, या दूसरे एरिया पर वो जो वेट ना हो उस एरिया पर भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, या मट्टी में या दूसरी जगहों पर ग्रीन कलर के या दूसरे कलर के या वाइट कलर के। ठीक है, आपने देखे होंगे, वो भी क्या है, वो भी आपके पास बायोफिल्म है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इस फॉर्म ऑफ बायोफिल्म को हम कहते हैं बायोफिल्म फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो फॉर्म ऑफ द बायोफिल्म हुए। नेक्स्ट ये आपके पास पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये आपके पास प्लांटोनिक फॉर्म ऑफ द बायोफिल्म है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल बायोफिल्म है। तो ठीक है, इसमें अगर आप देख ले तो ये आपके पास सरफेस है, ये वाला एरिया ये सरफेस है, और ये सरफेस में आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। ये जो येलो कलर का आपका दिखाई दे रहा है ये क्या, ये असल में म्यूकोलोजीनियस लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ द बायोफिल्म। बायोफिल्म को किसने डिस्कवर किया है वो हम पढ़ते हैं। Leeuwenhoek was the first to observe microorganism on the tooth surface by making use of his sample microscope, and thus was the one who made the discovery microbial biofilm। तो सबसे पहले बायोफिल्म जो था वो एंथनी वेन लेवनहुक ने माइक्रोबियल बायोफिल्म को सबसे पहले डिस्कवर किया। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ठीक है, और उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप में उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और उसको मतलब कहाँ पर उसने डिस्कवर किया था, टूथ सरफेस पर, दांतों पर उसने इसको ऑब्जर्व किया था। तो ये एंथनी वेन लेवनहुक ने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में उन्होंने दांतों पर इसी बायोफिल्म को उसने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट कहते हैं वो ये है कि ओवर द ईयर several other scientists studied biofilm including Heuclikin, A. Heller,
1940 एंड CE ज़ोबिल इन 1943। फिर इसके अलावा दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बायोफिल्म को मज़ीद एक्सप्लेन किया, मज़ीद स्टडी किया, ठीक है। 1940 में और 1943 में फिर आपके पास मज़ीद बायोफिल्म एक्सप्लेन हो गया था। इसके अलावा जो था वो हाउएवर द डिटेल असेसमेंट ऑफ द बायोफिल्म हैड टू अवेटेड डेवलप्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच परमिट हाई रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन डेट टू विच वर मच हायर ऑफ द लाइट। कहने का मतलब ये है कि फिर कुछ महीनों या कुछ सालों बाद फिर आपके पास जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब वजूद में आया, तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से फिर आपके पास मज़ीद और बायोफिल्म के टाइप्स आ गए। उन साइंसदानों ने यह कहा कि हमारे पास बायोफिल्म के टाइप्स भी है, बायोफिल्म के फॉर्म भी है। तो जो डिटेल असाइनमेंट था बायोफिल्म का वो कब आया? वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद उसका डिटेल भी आ गया था, ठीक है, जो कि एक लाइट माइक्रोस्कोप से एक्सप्लेन करना मुश्किल था। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मज़ीद बायोफिल्म की एक्सप्लेनेशन हो गई थी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोबियल बायोफिल्म। तो ये था आपके पास माइक्रोबियल बायोफिल्म की डिस्कवरी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बायोफिल्म। अब बायोफिल्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक या कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ ये कहते हैं कि बायोफिल्म आर वेरी अडॉप्टिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। बायोफिल्म क्या होता है? वो इन्वायरमेंटल चेंजेस मतलब माहौल में जो तब्दीलियाँ होती है उसके साथ बैक्टीरिया भी ख़ुद को तब्दील करता रहता है अगर वो बायोफिल्म में मौजूद हो, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि द डिटैचमेंट फिनोमेना इज कॉमन एमंग ऑल बायोफिल्म। थ्रू दिस फिनोमेना इंडिविजुअल और क्लम्प सेल्स बैक्टीरियल बिकम्स टू एबल टू डिटेच देमसेल्फ फ्रॉम अ कॉलोनी। इसका कहने का मतलब है दूसरा पॉइंट कि डिटैचमेंट जो फिनोमेना होता है वो तमाम तर बायोफिल्म के टाइप्स में होता है। अगर वो एल्गल बायोफिल्म हो, अगर वो बैक्टीरियल बायोफिल्म हो, अगर वो प्रोटोजोअल बायोफिल्म, जो भी बायोफिल्म हो, फंजाई वाला जो भी हो, तो हर बायोफिल्म में आपके पास डिटैचमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इस डिटैचमेंट के प्रोसेस की वजह से जब एक बायोफिल्म बनता है तो उसमें बहुत बड़ा क्लम्प बन जाता है। तो उस क्लम्प से क्या हो जाते हैं? बहुत से बायोफिल्म डिटैच हो जाते हैं, डिस्पर्सल प्रोसेस के ज़रिए वो डिटैच हो जाते हैं और फिर एक दूसरा सरफेस वो तलाश करते हैं, वही माइक्रोब्स, और इसी तरह वो दूसरे सरफेस पर अटैच होकर एक नया बायोफिल्म बना लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि डिटैच इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कंपैरेटिवली easy to kill but when they maintain original properties original biofilm then it is harder to kill। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास माइक्रोबियल बायोफिल्म या जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोफिल्म से हट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना बहुत आसान हो जाता है। एंटीबायोटिक के थ्रू या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के थ्रू उसको किल करना बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास बायोफिल्म की शक्ल में मौजूद हो तो उसको किल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि इन फेवरेबल कंडीशन बायोफिल्म कैन माइग्रेट फ्रॉम सरफेस to surface via streaming, rippling, detaching, seeding, dispersing and rolling, ठीक है। अच्छा, इस ये जो कहने का मतलब इसका ये है इस पॉइंट का कि जो जितने भी बायोफिल्म्स है वो एक से दूसरे सरफेस में जब ट्रांसफ़र होता है तो स्ट्रीमिंग, रिपलिंग, डिटेचिंग, सीड डिस्पर्सल और रोलिंग के ज़रिए वो एक से दूसरे सरफेस में मतलब शिफ्ट होते या ट्रांसफ़र होते। किस तरह? अब ये जो स्ट्रीमिंग, रिपलिंग, डिटेचिंग और सीडलिंग, डिस्पर्सिंग, रोलिंग, ये किस तरह प्रोसेस है इसको मैं डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में ये जो ये वाला है ये स्ट्रीमिंग है, ठीक है, बिल्कुल हवा की तरह। जब एक आपने देखा होगा कि मतलब एक कुछ प्लांट्स होते हैं जो सनफ्लावर, वो जब हवा आती है तो उससे तमाम तरह सीड क्या होता है? डिस्पर्स होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिटैच होकर दूसरे सरफेस पर चले जाते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, हवा के ज़रिए डिटैच होना। दूसरा है आपके पास रिपलिंग। रिपलिंग ये है आपके पास, देखो मतलब ये आपके पास अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह चलते रहते हैं, इस तरह एक से दूसरे सरफेस में रिपलिंग करते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक बार फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेट्स सपोज तो इस तरह, फिर इस तरह,
फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो ये आपके पास रिपलिंग प्रोसेस है जब एक माइक्रोऑर्गेनिज्म दूसरे सरफेस में चले जाते हैं, बायोफिल्म बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है जो वो है डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस डायग्राम को अगर आप देख ले तो इसमें देखो ये एक बायोफिल्म बना हुआ है, तो इसमें ये डिटैच हो गया है। दूसरा छोटा सा जो इसका जो पीस है वो यहाँ से डिटैच होकर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आपके पास डिटैचमेंट फिनोमेना है। सीड डिस्पर्सलिंग, ये आप देख सकते हैं, ये सीड डिस्पर्सलिंग का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये बायोफिल्म आपके पास आपको दिखाई दे रहा है, ये बायोफिल्म है। तो इसमें क्या हो जाती है, ये फट जाते हैं। बायोफिल्म इतना बड़ा होता है कि ये फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखा रहे, ये माइक्रोब्स है या कॉलोनी की शक्ल में, ये डिटैच हो जाते हैं, दूसरे सरफेस पर फिर चले जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास रोलिंग है। ये आपके पास रोलिंग का फिनोमेना आप देख सकते हैं। रोलिंग के जरिए क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होता है तो बायोफिल्म, तो वो रोलिंग की शक्ल में इस तरह एक से दूसरे सरफेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रोलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या विच आर डी अटैच फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि बैक्टीरियल बायोफिल्म कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग डिफरेंट केमिकल सिग्नल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब बैक्टीरिया ज़्यादातर बायोफिल्म में हो तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया बायोफिल्म में जो, तो वो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक्टिविटी शो करते हैं दूसरे बैक्टीरिया की तरह, ठीक है। तो जो केमिकल सिग्नल के ज़रिए वो एक्टिविटी शो करते हैं, बैक्टीरिया कम्युनिकेशन शो करते हैं। मतलब जो एक्टिविटी एक बैक्टीरिया बायोफिल्म में शो करता है तो दूसरे एक्टिविटी दूसरा बैक्टीरिया भी शो करता है। तो किसके ज़रिए, एक केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया बिल्कुल उसी तरह प्रॉपर्टी को शो करता है। इसके अलावा जो है दीज केमिकल आर प्रोड्यूस एंड पास्ड अवे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दीज सेल्स एंड कैन इंटरप्टेड मेम्ब्रेन ऑफ द सेम सेल स्पीशीज एज वेल एज अदर माइक्रोबियल स्पीशीज इन द सेम बायोफिल्म कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, अगर उसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है लेट्स सपोज बायोफिल्म में, तो वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन से ख़ास किस्म के केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं दूसरे बैक्टीरिया में। अगर मिसाल के तौर में आपके पास एक दूसरा बैक्टीरिया जिसको हम बी बैक्टीरिया कहते हैं लेट्स सपोज, उसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है, जब वो केमिकल उसमें आ जाता है ए बैक्टीरिया से जिसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, तो बी बैक्टीरिया भी बिल्कुल उसी तरह एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन से केमिकल सिग्नल निकल जाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। तो ये ना सिर्फ बैक्टीरिया में बल्कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इसी कम्युनिटी में अवेलेबल हो तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक्टिविटी शो करते रहते हैं, कम्युनिकेशन शो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक अलग प्रॉपर्टी ऑफ द बायोफिल्म में इस किस्म के प्रॉपर्टी भी होते रहते हैं। जो तीसरी इसके अलावा जो अगला प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट स्पीशीज़। अब एक डायग्राम में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स है, ब्लू है, पिंक है, ब्राउन है, कलर है, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ बैक्टीरिया का शो करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये कहने का मतलब इनका ये है कि जो बैक्टीरिया कैन टॉक to other and they listen or response chemical signal produced by the each other, ठीक है। this type of interaction produce behavior because in the biofilm population numerous enough to interact genetic activity। इनका मतलब ये है कि बैक्टीरिया कैन टॉक। अब इसका मतलब है कि बैक्टीरिया बातें करते हैं तो बैक्टीरिया सुनते भी है, नहीं, इसका मतलब हर किसी ने, इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया क्या करता है, जब एक्टिविटी शो करता है तो वो दूसरे बैक्टीरिया की वजह से वो शो करता है। मतलब किस तरह, अब मिसाल के तौर पर ए बैक्टीरिया में ख़ास किस्म की जीन्स है, ठीक है। मिसाल आप ले लें, एक ए बैक्टीरिया उसमें जीन्स है जो कि रेजिस्टेंस जीन्स है, जो कि सिफ्रोफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस है लेट्स सपोज। दूसरा बैक्टीरिया है बी बैक्टीरिया, वो सिफ्रोफ्लॉक्सासिन से सेंसिटिव है। तो क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो है वो जीन्स दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है कंजुगेशन या मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए, ठीक है। जब वो उसमें ट्रांसफ़र करता है तो जो बी बैक्टीरिया जो कि सेंसिटिव था वो भी रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हुआ, ये इसका मतलब है कि ये टॉक हुआ, मतलब कैन टॉक, और ये लिसन मतलब जब ये सिग्नल रिसीव कर लेते तो इसका मतलब ये लिसन, बैक्टीरिया लिसन, बैक्टीरिया कैन लिसन। बैक्टीरिया कैन टॉक का मतलब है कि इसने जीन्स को एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया, और बैक्टीरिया कैन लिसन का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया फिर उसी तरह एक्टिविटी शो करते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको हम कोरम सिनिंग भी कहते हैं। वो आगे अगर उसके बारे में हुआ तो वो मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, वरना यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये कोरम सिनिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये कोरम सिनिंग इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कोरम सिनिंग कहते हैं। अच्छा जी,
ये जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये देखो आपके पास ये हाफ मतलब ब्राउन है, या आपके पास डार्क ब्राउन है, आप देख सकते हैं। ये आपके पास दूसरा वो है। अब इसमें जो है ब्लू कलर के बैक्टीरिया है, इसमें आपके पास ग्रीन कलर के बैक्टीरिया, रेड कलर के बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन रेड कलर के बैक्टीरियाज वगैरह इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कम्युनिकेट करते रहते हैं इसी बायोफिल्म में, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी शो होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया म्यूकोलाइजीनियस लेयर प्रोड्यूस करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया एक्टिविटी इसी बायोफिल्म में शो करते हैं। बैक्टीरिया जब एक बायोफिल्म में होता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, the coordinated behavior of the biofilm is responsible for the survival strategies against the host immunity and antimicrobial agents. इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी बायोफिल्म बैक्टीरिया बायोफिल्म की शक्ल में हो, या जो भी माइक्रो अगर बायोफिल्म की शक्ल में हो, तो वो होस्ट इम्यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है उसको किल करना, और दूसरे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स से भी मतलब उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सर्वाइव वो कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि होस्ट इम्यूनिटी या एंटी माइक्रोबियल एजेंट से उसको किल करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ बायोफिल्म। अब बायोफिल्म कितने चीज़ों से मिलकर बनता है, और जितनी चीज़ें उस बायोफिल्म में होते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन किया भी था, लेकिन एक बार फिर मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वाटर इसमें जो है अप टू 97% इसमें पानी होता है। माइक्रोबियल सेल्स जो इसमें आपके पास है 2 to 5% इसमें माइक्रोबियल सेल्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो कि ख़ास किस्म का लेयर है इसमें 1 to 2% होता है। प्रोटीन्स इसमें 1 to 2 लेस देन 1 to 2% होता है। DNA RNA इसमें 1 to 2% लेस देन 1 to 2% होता है। आयंस इसमें लेस देन 1% इसमें आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें मिलकर एक बायोफिल्म बनाता है, और ये है इसकी कंसंट्रेशन की कितना कंसंट्रेशन पानी, माइक्रोबियल सेल्स, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, DNA RNA और आयंस, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो ये तमाम तर इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ द बायोफिल्म। अब बायोफिल्म किस तरह बनता है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बायोफिल्म के बनने के लिए एक सरफेस का होना निहायत ज़रूरी है, और जब सरफेस अवेलेबल हो तो सरफेस में न्यूट्रिएंट्स का होना भी निहायत ज़रूरी है। उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि सरफेस ऑन विच बायोफिल्म आर अटैच आर फर्स्ट कंडीशनड बाय एड्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनका कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस हमारे पास बायोफिल्म के बनने के लिए ज़रूरी है, तो उस सरफेस पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का होना या न्यूट्रिएंट्स का होना निहायत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सरफेस कंडीशन में सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं कि सरफेस कंडीशन कैन इंक्रीज टॉलरेंस टू एंटीबायोटिक। फॉर एग्जांपल, Pseudomonas aeruginosa biofilm develop better tolerance to tobramycin and large cellular aggregates when attached to the surface condition with the glycoprotein mucin और म्यूकेन्स हम कह सकते हैं, एंड अलाउड टू ग्रो देयर। इनका कहने का मतलब है कि जब एक सरफेस पर आपके पास बायोफिल्म बनता है तो एक एंटीबायोटिक मतलब उस एंटीबायोटिक से उसी बायोफिल्म को किल करना बहुत मुश्किल है। आप उससे बायोफिल्म को नहीं कर सकते। अगर एक सरफेस पर आपके पास बायोफिल्म बन जाए तो एंटीबायोटिक से उसको किल करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आपके पास Pseudomonas aeruginosa है, जब वो बायोफिल्म बनाता है तो वो मतलब रेजिस्टेंस शो करता है टोब्रोमाइसिन जो कि एक एडवांस एंटीबायोटिक है, उससे वो रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे लार्ज किस्म के सेलुलर भी इसी बायोफिल्म में अगर अटैच्ड हो तो वो दूसरे मतलब जो सेल्स होते हैं उसको ग्रो करते रहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास अब एक बैक्टीरिया है क्लेप्शेला, लेट्स सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया क्लेप्शेला, वो आपके पास टोब्रोमाइसिन से सेंसिटिव है, लेकिन जब ये आपके पास बायोफिल्म में मौजूद हो तो इसको फिर किल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बायोफिल्म की वजह से क्या होता है, दूसरे सेल्स ग्रो करते हैं। अगर दूसरे सेल सेंसिटिव है एंटीबायोटिक से तो वो भी ख़ुद को रेजिस्टेंस मतलब वो भी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करके उसी बायोफिल्म में वो ग्रो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट जो है तो सबसे पहले सरफेस कंडीशन पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो गए तो आकर बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर ख़ुद ब खुद बैक्टीरिया अटैच होते जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एक लेयर प्रोड्यूस, जिसको हम कोलेजिनियस लेयर कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह और बैक्टीरिया अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ फर्स्ट सरफेस कंडीशन। नेक्स्ट आपके पास है रिवर्सिबल अटैचमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड देयर रिस्पॉन्सिबल attachment to the surface usually occur by Brownian motion of the cell, active movement of the motile bacteria, physical and electrostatic interaction between the cell surface, convection current within the bulk liquid responsible for the transporting bacteria to the surface, substratum and sedimentation। इसका मतलब ये, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि रिवर्सिबल अटैच होता है। रिवर्सिबल अटैचमेंट का मतलब है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीछे अटैच हो जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे अटैच हो जाते हैं, कुछ माइक्रो दरमियान में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे पीछे। इसी तरह अटैचमेंट को हम कहते हैं रिवर्सिबल अटैचमेंट। तो ये किसकी कौन सी मोशन की ज़रूरत है? उसको हम कहते हैं ब्रोमियन मोशन की वजह से ये होते रहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे पीछे इधर उधर जो अटैच होते हैं तो वो आपके पास मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वो किस तरह अटैच होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो इंडक्शन होते हैं उसकी वजह से ये आपके पास, या जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, या अगर हम उसको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी दे दे, इलेक्ट्रिक करंट दे दे, प्रोवाइड कर ले, तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीछे आगे इधर उधर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं आयंस जो कि इलेक्ट्रिक्स की शक्ल में, और उसी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ब्रोमिन मोशन शो करके रिवर्सिबल अटैच हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक लिक्विड की शक्ल आपके पास बहुत बड़ा सा क्लम्प की शक्ल में बन जाता है, ठीक है, जो कि फिर सेडिमेंटेशन या दूसरे मतलब सीड डिस्पर्सन के ज़रिए फिर वो डी अटैच हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब कुछ यूँ है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है, अभी आपके पास क्या हुआ? मतलब रिवर्सिबल अटैचमेंट हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता अब रिवर्सिबल अटैचमेंट, सबसे पहले अटैच हो गए सरफेस पर, अब ये आहिस्ता आहिस्ता रिवर्सिबल अटैचमेंट हो गए। अब इरिवर्सिबल अटैचमेंट किस तरह होती है? अब थर्ड पॉइंट ये कहते हैं। थर्ड पॉइंट जो इरिवर्सिबल अटैचमेंट होती है वो कुछ बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड sensory protein, the cell which are attached reversible to the surface now produce extracellular polymeric substance which allows a cell to cell bridge development attached cell to surface irreversibly। इनका मतलब ये हुआ, कभी कभार क्या होता है कि सेल्स जब पहले अटैच होते हैं सरफेस पर, फिर रिवर्सिबल अटैचमेंट होती है, फिर आपके पास इरिवर्सिबल अटैचमेंट होती है। इरिवर्सिबल अटैचमेंट कुछ यूँ होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़ास किस्म के म्यूकोलोजिनियस लेयर प्रोड्यूस करते हैं, ख़ास किस्म के प्रोटीन्स या सेंसरी या दूसरे किस्म के लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। वो लेयर जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेते हैं और इसी तरह तरतीब के साथ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो इसी लेयर में मतलब क्या करते हैं? इकट्ठा यानी ऐड करते रहते हैं, ठीक है। और तो इसी तरह क्या होता है कि सेल टू सेल आपके पास ब्रिज बनते हैं, मतलब सेल टू सेल कनेक्शन होता रहता है। और इसी तरह सरफेस पर सेल क्या होते हैं? इरिवर्सिबल अटैच होते रहते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना हो, रिवर्स का मतलब है कि पीछे, इरिवर्सिबल मतलब आगे, सेल टू सेल बिल्कुल तरतीब के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर क्या होता है? नेक्स्ट आपके पास ये होता है कि सर्फ कॉलोनाइजेशन होती है। अब अटैचमेंट हो गई सरफेस पर, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, अब आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनी बनते रहते हैं। कॉलोनी किस तरह, अब वो बात करते हैं। इज़ द फाइनल अब ये जो कॉलोनाइजेशन है ये आपके पास फाइनल फेस है। अटैच्ड बैक्टीरिया फॉर्म माइक्रो कॉलोनीज बाय ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग। These micro colonies are considered as fundamental units organization of the biofilm। इनका जी, अब इनका मतलब ये हुआ कि क्या होता है कि ये आपके पास एक लास्ट स्टेप ऑफ द बायोफिल्म फॉर्मेशन है। इसमें आपके पास आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो कॉलोनीज शो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते रहते हैं। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अटैचमेंट तो हो गई, अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह कर डिवाइड होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं। इसी तरह ग्रो होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, एक बहुत बड़ा कॉलोनी की शक्ल आपको दिखाई देगा। तो वो असल में फिर बायोफिल्म आपके पास समहाउ हम ये कह सकते हैं कि बन जाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास दैट हाउ द बायोफिल्म आर फॉर्म्ड। अब जब बायोफिल्म बन जाते हैं तो वो फिर ख़ुद को डिटेच किस तरह करते हैं, मतलब जुदा किस तरह करते हैं, वो अब थोड़ा सा उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है।
कहते हैं कि इनिशियली रिसर्चर सजेस्ट दैट द डिटैचमेंट क्लम्प्स ऑफ द बायोफिल्म्स एंड बायोफिल्म सेल्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर एंड अटैच्ड टू अदर सरफेस माइट बी ड्यू टू टॉलरेंस शेयर फोर्स। एक ख़ास किस्म का फोर्स इन्हीं बायोफिल्म के अंदर बैक्टीरियाज में होते रहते हैं। अगर वो बैक्टीरिया कर ले तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया डिटैच हो जाते हैं। किससे? बायोफिल्म से। उस फोर्स को हम कहते हैं टर्बुलेंट शेयर फोर्स। उस फोर्स की वजह से बैक्टीरिया डिटैच होता है। तो वो फोर्स हवा की शक्ल में भी आ सकता है। वो फोर्स आपके पास मुख्तलिफ प्रेशर या टेम्परेचर या दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है अगर बायोफिल्म में हो तो वो डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस फोर्स को हम कहते हैं टर्बुलेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सच अ मैकेनिज्म डिटैचमेंट कैन ओनली एक्यूरेट फॉर बायोफिल्म विच ग्रो अंडर लेमिनर शेयर फोर्स एंड सिमिलरली डिटैच ड्यू टू टर्बुलेंस शेयर फोर्स। इनका मतलब ये है कि कभी कभार ऐसे फोर्सेस भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्हीं बायोफिल्म के अंदर कि ये दूसरे फोर्सेस के ज़रिए भी ख़ुद को डिटैच करते हैं इन्हीं बायोफिल्म में, जिसको हम कहते हैं लेमिनर शेयर फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं कि डिटैचमेंट फ्रीक्वेंटली ट्रमेंडस डिसोल्यूशन और डिस्पर्शन इज़ एन एक्टिव और हाई रेगुलेटेड प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय सेल पॉपुलेशन। इनका मतलब ये हुआ कि कभी कभार क्या होता है कि सेल जब डिटैच होते हैं तो वो डिस्पर्सन या डिसोल्यूशन के फॉर्म में एक से दूसरे बायोफिल्म से मतलब डिटैच हो जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस है डिस्पर्सल का, तो वो काफ़ी एक्टिव, काफ़ी हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। ठीक है, अब ये आपके पास है बायोफिल्म की फॉर्मेशन। सबसे पहले ये आपके पास सरफेस है। ठीक है, ये आप सरफेस देख ले। इस सरफेस में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया है, ये जो रॉड शेप का है, ये जो सर्कल शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर का, ये आपके पास दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक्स के लिए। तो इसी तरह जब ये अटैच हो जाते हैं तो फिर इसी तरह क्या होता है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल अटैचमेंट यहाँ पर फिर होता रहते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अटैचमेंट की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, म्यूकोलोजीनियस लेयर प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सेल भी इस म्यूकोलोजीनियस लेयर की वजह से मतलब फंस जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है पॉलीफ्रेशन का प्रोसेस होता है, ये आप देख सकते हैं। पॉलीफ्रेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होते जाते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी लेयर में फंस जाते हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत लंबा चौड़ा लेयर बन जाता है। ये जो आप देख सकते हैं, देखो बहुत बड़ा क्लम बन जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाते हैं। तो ये देखो ये आपके पास एक छोटा सा क्लम है। फिर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हीं क्लम्प में आपके पास डिवाइड होते जाते हैं तो बहुत बड़ा लेयर के पास बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फॉर्म या मैच्योरेशन स्टेज। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपके पास डिस्पर्सल स्टेज है। आप देख सकते हैं डिस्पर्सल स्टेज में ये देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, डिटैच हो गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें माइक्रो टर्बुलेंस शेयर फोर्स या दूसरे लेमिनर शेयर फोर्स की वजह से डिटैच हो जाते हैं या डिस्पर्सल या डिसोल्यूशन की वजह से वो डिटैच हो जाते हैं और इसी तरह फिर वो दूसरा सरफेस तलाश करते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता है, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बायोफिल्म की जो फॉर्मेशन वो असल में एक साइकिल भी है। ये था बायोफिल्म फॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बैक्टीरियल बायोफिल्म। अब बैक्टीरियल बायोफिल्म है क्या चीज़, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। Formation of bacterial biofilm occur when unicellular organisms join each other to shape a community, attach itself to a solid surface and sheet it in exopolysaccharide matrix। इनका कहने का मतलब है कि बैक्टीरियल बायोफिल्म का कहने का मतलब है कि जब बैक्टीरिया आपके पास इकट्ठे होकर एक कॉलोनी की शक्ल अख्तियार कर ले तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल बायोफिल्म। वो किस तरह बनता है, वो आपके पास कुछ यूँ बनता है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया के टाइप्स वो आपके पास अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर वो एक्सोपोलिसैकेराइड लेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आपके पास आ जाते हैं, वो उसमें एंट्रैप हो जाते हैं। फिर इसी तरह म्यूकोलोजीनियस लेयर या एक्सोपोलिसैकेराइड लेयर प्रोड्यूस होते जाते हैं, दूसरे बैक्टीरिया एंट्रैप हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा लेयर आपके पास बन जाता है कॉलोनी की शक्ल में, आप उसको देख सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल बायोफिल्म। तो
बैक्टीरियल बायोफिल्म असल में आपके पास यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट कहते हैं कि सिंगल और मल्टीपल बैक्टीरियल स्पीशीज़ कैन मेक अप बायोफिल्म। एक सिंगल या मल्टीपल बैक्टीरिया जो है वो मिलकर वो भी एक बैक्टीरियल बायोफिल्म बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर डेंटल बायोफिल्म कंटेन मोर देन 50 डिफरेंट बैक्टीरियल टेक्सा। अब जो ये जो डेंटल प्लग आपके पास दांतों में जो पीलापन बनते, इसमें 500 से ज़्यादा आपके पास 500 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपके पास होते हैं, ठीक है। द प्राइमरी बैक्टीरिया फाउंड इन लेटर स्टेजेस आर सिस्टिक फाइब्रस। ये आपके पास एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया मतलब इसमें होते हैं जिसको हम सूडोमोनास एरिजिनोसा कहते हैं, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ख़ास किस्म के पेशेंट्स होते हैं जिसमें आपके पास सूडोमोनास एरिजिनोसा आपके पास वो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि द बैक्टीरिया ऑफ द सेम काइंड एक्ट और बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर इन द बायोफिल्म कंपैरिजन टू देयर आइसोलेट और प्लांटोनिक फॉर्म। इनका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं अगर वो बायोफिल्म में मौजूद हो तो डिफरेंट किस्म के प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट किस्म के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं दूसरे बैक्टीरिया की तरह, ठीक है, अगर वो प्लांटोनिक फॉर्म में भी हो तब भी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बैक्टीरिया बायोफिल्म का जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है बायोफिल्म कैन बी रिकग्नाइज्ड इन क्लिनिकल स्पेसिमेन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप बैक्टीरियल बायोफिल्म को मतलब एग्जामाइन कर सकते हैं। बैक्टीरियल थ्रू ऑल बैक्टीरिया विद इन द बायोफिल्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड प्रीशियसली। अगर आपके पास दूसरे बैक्टीरिया बायोफिल्म में अवेलेबल हो तो फिर उसी बैक्टीरिया को अब आप बैक्टीरिया को तलाश कर सकते हैं। बैक्टीरिया बायोफिल्म को आप माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, आम आंख की मदद से भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात, अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इन्हीं बायोफिल्म में देखना चाहते हैं तो वो देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट ये कहते हैं देयर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स। तो उसी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो उसको तलाश करने के लिए ख़ास किस्म के टेक्निक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स के ज़रिए। तो स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक की मदद से हम उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि एडिशनली द बैक्टीरिया ग्रोइंग इन बायोफिल्म कैन नॉट बी कल्चर्ड बाय ट्रेडिशनल सैम्पलिंग टेक्निक एंड यूजुअली दे आर रिलीज्ड बाय अल्ट्रासोनिक प्री ट्रीटमेंट। इनका कहने का मतलब है कि बायोफिल्म को आप कल्चर नहीं कर सकते प्लेट्स पर, जो का हम जो सिंपल टेक्निक्स होते हैं, हम एक मीडिया होता है कल्चर मीडिया, उस पर हम स्ट्रीकिंग करते, तो इसी तरह बायोफिल्म को आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप बायोफिल्म को देखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट से पहले आप उसको एक से दूसरी जगह पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बजाय ये कि आप उसको कल्चर ये नहीं हो सकता। इनका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट अब आपके पास है इम्पैक्ट ऑफ द बायोफिल्म। बायोफिल्म के क्या असरात हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा जी, बायोफिल्म के जो फर्स्ट इम्पैक्ट है आर अ नेचुरल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बायोफिल्म जो वो एक बहुत अहम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों पढ़ते हैं? आर फाउंड वर्चुअली एवरीवेयर ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। हर जगह पर ये पाए जाते हैं, ज़्यादातर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो। हालांकि यहाँ पर बैक्टीरिया का पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया बायोफिल्म के फॉर्म में हो तो वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बायोफिल्म जो है वो ह्यूमन बॉडी का भी एक अहम पार्ट होता है। अब किस तरह अहम पार्ट होता है और क्यों होता है वो आगे इम्पोर्टेंस में मैं आप लोगों को बताऊँगा। कैन बी क्वाइट हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी मतलब हम ये कह सकते हैं नुकसानदेह भी हो सकते हैं। किस तरह आगे मैं बताऊंगा। कास इंडस्ट्रियल ऑल सॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड एक्सपेंसेस। इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान भी ये कास करते हैं, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा खर्चा भी इंडस्ट्री की मतलब खर्चा भी इस पर लग जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। इंडस्ट्री मतलब इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकता है बायोफिल्म से, हम ये कह सकते हैं। हैव बेनिफिशियल यूजेस एज वेल एज हार्मफुल इम्पैक्ट। इसका हरगिज़ ये मतलब है कि बायोफिल्म बस इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आती है और इसको किल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उससे डिजीज़ काज होता है। नहीं, बायोफिल्म के आपके पास बहुत ज़्यादा यूजेस भी है, बायोफिल्म को आप बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी है, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रॉब्लम्स कास्ट बाय बायोफिल्म। बायोफिल्म से कौन कौन से मसले कास्ट होते हैं वो आप हम पढ़ें। टेंड टू क्लॉग पाइप्स एंड वाटर फिल्टर्स। कभी कभार पानी के जो पाइप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो तंग हो जाते हैं, उनके सुराख बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो वो भी किसकी वजह से, बायोफिल्म की वजह से, पहली बात। और पानी जो है वो फिल्टर नहीं होता है, बहुत गंदा हो जाता है या कंटामिनेटेड पानी फिर हो जाती है, ये भी बायोफिल्म की वजह से। नेक्स्ट, कैन कॉज न्यूमरस डिजीज़। मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ बायोफिल्म से कास्ट होते हैं, जो कि फर्स्ट डिजीज़ आपके पास है मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ प्रेवलेंट इन द हॉस्पिटल, और फिर उन्हीं डिजीज़ को ट्रीट करना हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर हम समहाउ हॉस्पिटल में उसको ट्रीट कर लेते हैं, हम ये कह सकते हैं। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। बायोफिल्म का एक मेन प्रॉब्लम तो ये है कि आप उसको एंटीबायोटिक से किल नहीं कर सकते, तो एंटीबायोटिक्स इस पर रेजिस्टेंस है। Can form almost anywhere that water is present, including catheter, kitchen, food industry, membrane बायोफ्यूलिंग। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये आपको हर जगह पर बायोफिल्म आपको दिखाई देगा, लेकिन स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आपके पास कैथेटर पानी हो, ठीक है, जैसे कि कैथेटर में पानी हो सकता है, किचन में पानी हो। कैथेटर का मतलब एक ख़ास किस्म का मशीन है, ठीक है, जिसमें पानी वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि पेट में या प्रेगनेंसी के केस में उसको इस्तेमाल करते हैं हम। वो आप देख सकते हैं, उसका डायग्राम जो है वो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी ये मतलब प्रॉब्लम्स का मतलब ये फॉर्मेशन उसकी होती है। मेम्ब्रेन बायोफ्यूलिंग, जैसे कि आपके पास पेट्रोल, डीजल, इसमें भी ये क्या हो सकता है, बायोफिल्म ग्रो हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यूजेस ऑफ द बायोफिल्म। बायोफिल्म को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? पहला यूजेस ये है कि ऑफन यूज टू प्यूरिफाई वाटर इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अगर आपके पास बायोफिल्म हो तो वो वाटर प्लांट्स जो पानी के बहुत बड़े मतलब कारखाने या पानी के प्लांट से बहुत बड़े जगह है, वहाँ पर आप बायोफिल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को साफ़ करने के लिए। उसमें क्या होता है, कभी कभार ऐसे बायोफिल्म होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया को भी किल कर सकते हैं, वो यूज़फुल हो गया अब आपके पास। नेक्स्ट है यूज़ टू ब्रेक डाउन टॉक्सिक केमिकल्स। बहुत से ऐसे जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कि वो किल कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग मेडिसन। बायोफिल्म से आप बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास मेडिसन। तो अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो आप बायोफिल्म को इस्तेमाल करके मेडिसिन भी बना सकते हैं। बायोफिल्म को इस्तेमाल करके आप उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉक्सिन केमिकल उसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। बायोफिल्म को इस्तेमाल करके आप उससे पानी को साफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मेरे जो भाई है या बहनें हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो बायोफिल्म को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो इसकी वजह से वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब एंटीबायोटिक टॉलरेंस रेजिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरियल बायोफिल्म। अब बायोफिल्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोफिल्म की शक्ल में हो तो वो किस तरह रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है, किस तरह वो मतलब किस तरीके से वो रेजिस्टेंस होते हैं, वो थोड़ा सा तफसील से हम पढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि जब बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बायोफिल्म में हो तो उसमें म्यूटेशन होती है, चेंजेस होती है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। आप किस तरह पढ़ते हैं? द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द बायोफिल्म आर इजली टू रेजिस्टेंस टू सेवरल एंटीबायोटिक ड्यू टू म्यूटेशन एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांटोनिक फॉर्म। अगर एक प्लांटोनिक फॉर्म में बैक्टीरिया मौजूद हो तो उसको फिर किल करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर ये सॉलिड सरफेस पर बायोफिल्म बन जाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया को किल करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी बैक्टीरिया म्यूटेशन शो करता है, और म्यूटेशन मतलब चेंजेस हो जाती है बैक्टीरिया में, चेंजेस की वजह से फिर बैक्टीरिया को किल करना मुश्किल हो जाता है बायोफिल्म में। तो ये पहली बात हुआ। दीज बैक्टीरिया ईजली बिकम रेजिस्टेंस टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनिन्स एंड लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये देखो काफ़ी एडवांस एंटीबायोटिक्स है। अब इन्हीं एंटीबायोटिक को अगर आप यूज़ करते हैं दूसरे बैक्टीरिया तो वो किल हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे बैक्टीरिया जो कि काफ़ी कमज़ोर होते हैं लेकिन अगर वो बायोफिल्म में अवेलेबल हो गए तो उसमें ऐसे म्यूटेशन आ जाएगी कि इस एडवांस जो एंटीबायोटिक जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनिन और लैक्टम एंटीबायोटिक से भी फिर उसको किल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रख ले। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि बैक्टीरियल बायोफिल्म में साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस एंटीबायोटिक डिग्रेडेशन एंजाइम्स।
जब बैक्टीरिया बायोफिल्म में होते हैं तो वो क्या करते हैं, ख़ास किस्म के ऐसे आपके पास ख़ास किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीबायोटिक को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। इट हैज़ बीन शोन एक्सपेरिमेंटली दैट म्यूटेशन इन द बैक्टीरियल बायोफिल्म एस्टेब्लिश द सरफेस ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। It has been shown experimentally that mutation in bacterial biofilm establish surface antibiotic resistance, especially due to expression of the multi-drugs efflux pumps। कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूफ हो चुका है कि म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द ख़ास किस्म के पंप्स आपके पास बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम एफ्लेक्स पंप्स कहते हैं। जब बैक्टीरिया मेम्ब्रेन के ज़रिए जब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के अंदर इंटरनलाइज होता है तो एफ्लेक्स पंप्स ऐसे पंप्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को दोबारा क्या कर लेते हैं, उसी सेल से रिलीज आउट कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है बैक्टीरिया की जिसकी वजह से वो अब एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, यानी एंटीबायोटिक से ख़ुद को बचा सकता है, तो वो भी इसी म्यूटेशन की वजह से होती है। तो म्यूटेशन की वजह से मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक काम नहीं करते। ठीक है, तो ये दूसरी। तो अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस फिनोटाइप। अब फिनोटाइप ख़ास किस्म के जीन्स होते हैं बैक्टीरिया में, उस जीन्स की वजह से भी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक से बायोफिल्म को किल करना मुश्किल होता है। कौन से जीन्स, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। देयर इज़ अ बायोफिल्म स्पेसिफिक फिनोटाइपिक विच इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। आप बैक्टीरिया में ख़ास कर फिनोटाइपिक जीन्स होते हैं, उस जीन्स से फिर एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर किल नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट, दिस फिनोटाइप इज़ प्रेजेंट विद इन सब पॉपुलेशन ऑफ द बायोफिल्म। हाँ, this phenotype is present within a subpopulation of the biofilm community which result in the expression of the active mechanism of the making the biofilm antimicrobial resistance। इनका मतलब ये हुआ, अच्छा जी, अब इनका मतलब ये है कि अगर एक बैक्टीरिया में फेनोटाइपिक जीन्स अवेलेबल हो तो वो फेनोटाइपिक जीन्स दूसरे बैक्टीरिया में जा सकती है। इसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें में ये चले जाते हैं। जब ये चले जाते हैं तो दूसरे बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ बायोफिल्म फिनोटाइपिक। मतलब इंडक्शन का मतलब है कि इसमें इंक्रीजमेंट होना। द रेजिस्टेंस फिनोटाइपिक इज मे बी इंड्यूस्ड बाय सर्टेन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ये इंड्यूस मतलब कम होना या इसमें चेंजेस आना। ये किसकी वजह से होती है, ये आपके पास एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से। अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो या हाई सेल डेंसिटी या एमिलिगेशन ऑफ ऑल दीज हैपनिंग्स, तमाम तर ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे मतलब कंडीशंस होते हैं, अगर वो अवेलेबल हो जाए तो फिनोटाइपिक जैसे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। Another mechanism for inducing antibiotic resistance in the next जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि बैक्टीरियल एडाप्टेशन टू स्ट्रेस डैमेजेस। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये है कि another reasons for antibiotic resistance of the bacterial biofilm is ability of bacteria to adapt itself to stress condition। इसका मतलब ये, दूसरी बात ये कि अब ऐसे जगह होता है जिस जगह पर बायोफिल्म काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है या बैक्टीरिया बायोफिल्म में काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे जगह भी हमारे पास इसी बायोफिल्म में अवेलेबल होते हैं, ऐसे जगह भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर यही बायोफिल्म उस जगह पर अवेलेबल हो तो फिर इन्हीं बैक्टीरिया को किल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर आपके पास ऑर्गेनिजम्स है इन अ बायोफिल्म इंक्रीज देयर कैपेसिटी, मुख्तलिफ किस्म की कैपेसिटी को टू न्यूट्रलाइज एंड विथस्टैंड मोनोक्लोरामीन इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ द क्रोमोसोमल बीटा लैक्टमेसिस। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायोफिल्म एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर स्ट्रेस इन्वायरमेंट अगर अवेलेबल हो, अगर बैक्टीरिया वहाँ पर बायोफिल्म बना ले और अगर बायोफिल्म वहाँ पर बन गया तो जो मोनोक्लोरोक्वीन और दूसरे एंटीबायोटिक्स से वो फिर काम नहीं करेंगे। इसकी वजह से बीटा लैक्टमेसिस जैसे एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो उसको किल कर लेते हैं, इस एंटीबायोटिक को ख़त्म कर लेते हैं या डिग्रेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो ये बैक्टीरिया किस तरह सर्वाइव कर लिए, एक ख़ास किस्म के स्ट्रेस और डैमेज एनवायरनमेंट में उन्होंने ख़ुद को सर्वाइव कर लिया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बैक्टीरियल बायोफिल्म कैन स्विच देमसेल्फ टू मोर टॉलरेंट फिनोटाइप्स अपॉन फेसिंग prevalent environmental stress such as temperature alteration in osmolarity, pH, cell density and nutritional quality by turning on stress response genes. कभी कभार ऐसा होता है कि बैक्टीरियल बायोफिल्म मतलब इसी वजह से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया में जो फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें चेंजेस आ जाती है। जब उसमें चेंजेस आ जाती है तो फिर क्या होता है, वो चेंजेस किसकी वजह से आती है, वो चेंजेस एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से आ जाती है, जैसे कि टेम्परेचर या इसके ऑस्मोलरिटी की वजह से, पीएच, सेल डेंसिटी की वजह से, या न्यूट्रिशनल या दूसरे कंडीशन की वजह से। जब बैक्टीरिया में चेंजेस आ जाती है बायोफिल्म में, तो उसकी वजह से भी इसको किल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो अब ये सारे क्या है, ये जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, ये हमने बैक्टीरिया के पढ़े बायोफिल्म के, लेकिन ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, अगर उन्हीं एरिया में बायोफिल्म बन जाए तो फिर उसी एरिया में भी मतलब एंटीबायोटिक से उसको किल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट, कोरम सिनिंग एंड हाई सेल डेंसिटी। अब कोरम सिनिंग और हाई सेल डेंसिटी की वजह से भी बायोफिल्म को किल करना मुश्किल है एंटीबायोटिक से। किस तरह? बैक्टीरिया इन द बायोफिल्म कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रेजेंट इन द सेम बायोफिल्म बाय सिंथेसाइजिंग सम केमिकल सिग्नल। दिस फिनोमेना इज रेफर्ड एज कोरम सिनिंग एंड इट्स अलो बैक्टीरिया टू सेंस when a sufficient amount of bacterial cell in the biofilm environment and thus enact response to it by certain genes activation and produces factors such as toxic enzyme. This relationship in the biofilm and quorum is termed as socio-microbiology. अच्छा, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभार कोरम सिनिंग या दूसरे हाई सेल डेंसिटी जैसे प्रॉपर्टीज़ भी होती है। क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोफिल्म में मौजूद हो, अब हमारे पास मिसाल के पास सुडोमोनास है और क्लेप्शेला है। अब जो क्लेप्शेला अगर बायोफिल्म में अवेलेबल हो, मिसाल के तौर पर वो क्लेरिथ्रोमाइसिन से वो क्या है मतलब सेंसिटिव है, लेट्स सपोज, अगर ये बायोफिल्म में अवेलेबल हो तो कोरम सिनिंग का प्रोसेस होगा। इसका मतलब है कि सुडोमोनास ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो कि अगर क्लेप्शेला ने उसको रिसीव कर लिया तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल सुडोमोनास की तरह प्रॉपर्टीज़ को शो करे होगा। वो क्लेप्शेला लेकिन प्रॉपर्टी सुडोमोनास की तरह शो करेगा, सुडोमोनास की तरह शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लेरिथ्रोमाइसिन सुडोमोनास पर काम नहीं करता, अब वो जो है किस पर काम नहीं करेगा, इस मतलब क्लेप्शेला पर अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब बैक्टीरिया सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं दूसरे बैक्टीरिया में वो रिसीव होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरम सिनिंग। और ये कोरम सिनिंग उस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है जब न्यूट्रिएंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, जब आपके पास बैक्टीरिया बायोफिल्म में बहुत ज़्यादा कम होता है, या दूसरे ऐसे मतलब ख़तरे बैक्टीरिया के लिए अगर अवेलेबल हो, तो तब कोरम सिनिंग का फिनोमेना होता रहता है। ठीक है, तो इस वजूहात की वजह से भी एंटीबायोटिक काम नहीं करते। ठीक है, बायोफिल्म में कोरम सिनिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर regulating a virulency factor production of the cellular lysine and extracellular enzyme which are important for the pathogenesis of the infection. अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि कोरम सिनिंग जो है वो आपके पास विरुलेंसी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की विरुलेंसी को इम्प्रूव करता है, और इसी तरह ख़ास किस्म के कोरम सिनिंग आपके पास जैसे कि सेलुलर लाइसिन, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम या दूसरे के इंपॉर्टेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शस यानी पैथोजेनेसिस इन्फेक्शस आपके पास इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह फेगोसाइड्स जो कि ख़ास किस्म के सेल है, पर उस सेल्स से भी बायोफिल्म क्या होता है, रेजिस्टेंस शो करता है, ख़ुद को बचाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात यह है कि इन एडिशन कोरम सिनिंग हैज़ बीन शोन टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस और टॉलरेंस ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ द सुडोमोनास एरिजिनोसा टू एंटीबायोटिक थेरेपी। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि फिर अगर सुडोमोनास एरिजिनोसा या दूसरे किस्म के बैक्टीरिया अगर बायोफिल्म में अवेलेबल हो, तो वो कोरम सिनिंग का इस्तेमाल करके अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड एक्टिविटी एंड लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स माइट बी हाई एट द सरफेस बट मूविंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द बायोफिल्म एनारोबिक कंडीशन माइट एग्जिस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स concentration may decrease, thus forming
gradient on the biofilm and oxygen. This gradient formation is related to decrease metabolic activity of the bacteria, thus increase doubling time. इनका कहने का मतलब है कि स्ट्रेटिफाइड एक्टिविटी एंड लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एंटीबायोटिक एरोबिक कंडीशन में काम करते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे जो कि एनएरोबिक कंडीशन पर काम नहीं करते. अब मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स होते हैं बायोफिल्म में. ऊपर वाला लेयर में आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होती है. नीचे जब जैसे लेयर आते जाते तो वहाँ पर बैक्टीरिया जो है एनएरोबिक कंडीशन को शो करते हैं. जब एनएरोबिक कंडीशन शो हो जाती है तो फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि एनएरोबिक कंडीशन में पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं. तो इनका कहने का मतलब है कि जब इस किस्म के प्रॉपर्टीज़ भी हो तो उससे भी फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना फिर वैसे फजूल है. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये इसी तरह बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ इस बायोफिल्म में शो करते हैं, जैसे कि एरोबिक, एनएरोबिक, दूसरे प्रॉपर्टीज़, कोरम सेलिंग वगैरह एक्सेट्रा. ड्यू टू दिस वे द बैक्टीरिया बायोफिल्म टोलरेट्स एंटीबायोटिक. तो इसी वजह से बैक्टीरिया जो है बचाता है. द स्ट्रेटिफाइड एक्टिविटी अलॉन्ग विद लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस ग्रोथ रेट मे रिजल्ट इन लेस एबिलिटी टू ऑफ बायोफिल्म टू एंटीबायोटिक एंड. अच्छा, इनका मतलब है कि अगर इसी तरह स्ट्रेटिफाइड एक्टिविटी मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या ऑक्सीजन की जो रिमूवल या मतलब ऑक्सीजन अगर ना हो, मौजूद ना हो, या इसके अलावा एनएरोबिक कंडीशन अवेलेबल हो जाए, तो इसी वजूहात की वजह से भी एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब ये आप देख सकते हैं. ठीक है, ये जो येलो लेयर है, ये येलो लेयर, ये वाला, ये जो येलो लेयर है ये वाला. अब इसका मतलब ये हुआ कि एंटीबायोटिक क्या करता है कि अपनी कोशिश करता है कि इस लेयर को ये समहाउ वो किल कर लेगा, समहाउ, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन समहाउ उसको किल कर लेगा. अब ये जो ग्रीन लेयर है ये शो करते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है. ये अब एक एंटीबायोटिक ह्यूमन बॉडी इस्तेमाल करे, अब एक एंटीबायोटिक से इस एरिया को किल करना मुश्किल है. ऊपर वाला एरिया चलो ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला एरिया जो है वो रेजिस्टेंस है ग्रीन वाला, उसको किल करना बहुत मुश्किल होता है. अब ये जो पिंक वाला एरिया है, पिंक वाला, यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अब एंटीबायोटिक में इतना एबिलिटी नहीं है कि वो आ जाए और इस नीचे वाले लेयर को ख़त्म कर ले, इतनी मतलब एबिलिटी नहीं है एंटीबायोटिक में. तो जो नीचे लेयर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं. तो यहाँ पर फिर एंटीबायोटिक पहुँचना भी फिर उसके लिए काफ़ी दुश्वार हो जाता है या मुश्किल हो जाता है. तो फिर इसी तरह एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है फिलर और ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक इन द बायोफिल्म. कभी कभार एंटीबायोटिक जो है वो बायोफिल्म के लेयर को पेनिट्रेट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. बहुत बड़ा लेयर होता है, उस लेयर को किल करना, उस लेयर को पेनिट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो इसी वजह से भी बायोफिल्म जो है ख़ुद को महफूज करता है एंटीबायोटिक से, या एंटीबायोटिक बायोफिल्म पर काम नहीं कर सकता. अब किस तरह, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं. द ग्लाइकोकैलिक्स एक्सोपॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स प्रोड्यूस एज अ फंक्शन प्रिवेंट एंटीबायोटिक एक्सेस बैक्टीरियल एनरिच्ड इन द कम्युनिटी. इनका मतलब ये हुआ कि जब एक लेयर बन जाता है बायोफिल्म में, तो वो लेयर जो है उसको ख़त्म करना एंटीबायोटिक के लिए काफ़ी मुश्किल होता है. वो लेयर एक्सोपॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोकैलिक्स से बने होते हैं जहाँ पर एंटीबायोटिक चिपक जाते हैं और नीचे की तरफ एंटीबायोटिक नहीं आते. लेकिन हम ये कह सकते हैं ऊपर जितने बैक्टीरिया थे वो समहाउ किल हो जाते. लेकिन ये एंटीबायोटिक अगर लेयर मौजूद हो तो उस चिपचिपे लेयर से गुजर कर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मुश्किल से नीचे चला जाता है, या तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक नीचे चले भी नहीं जाता. तो इस लेयर को ख़त्म करना एंटीबायोटिक की बस की बात नहीं होती. ठीक है, इट कैन लिमिट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इनटू द सेल एम्बेडेड इन द बायोफिल्म. अब ये क्या होता है, अगर यहाँ पर बायोफिल्म में अगर ये लेयर मौजूद हो तो यहाँ पर एंटीबायोटिक का जाना और बैक्टीरिया को किल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या वो किल नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसका ये मतलब. अदर रिसर्चर्स मेड यूज ऑफ infrared
spectroscopy to show that the transportation of the rate of antibiotic ciprofloxacin to colonization surface was comparatively sterilized surface। इनका मतलब है कि बहुत से साइंसदानों ने जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए उन्होंने ये शो किया है कि जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो समहाउ इस लेयर को तोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयर को वो तोड़ नहीं पाते, ठीक है, या ख़त्म नहीं कर पाते। It was suggested that low penetration अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि even the antibiotic agent get absorbed in the biofilm matrix have shown to have rigidity penetration। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी बायोफिल्म के अंदर, लेकिन स्लो पेनिट्रेशन ऑफ द इम्यूनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स वाज वन ऑफ द एग्जांपल। लेकिन क्या हो जाता है कि इसी तरह अब मिसाल ये आपके पास लेयर्स है, लेट सपोज अब ये एंटीबायोटिक है, ये आ जाता है यहाँ पर, ये अब एब्जॉर्ब होगा, ये जो नीचे लेयर है यहाँ पर ये अब नहीं आ पाएगा, यहाँ पर अब ये अटक गया है, तो अब किस तरह ये दूसरे बैक्टीरिया किल करेंगे। अब ये एंटीबायोटिक अगर मिसाल के तौर पर ख़त्म हो भी गया लेट सपोज, तो इसी तरह ये एंटीबायोटिक ख़त्म होगा, अब इतने लेयर ख़त्म होगा, अब ये एक लेयर है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बायोफिल्म बन जाएगा इसी एक लेयर की वजह से, ठीक है, इसी वजह से एंटीबायोटिक काम नहीं करता। अच्छा जी, दीज एंटीबायोटिक्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एजेंट बाइंड देमसेल्फ नेगेटिवली चार्ज पॉलीमर। अच्छा जी, ये एंटीबायोटिक जो एब्जॉर्ब होते हैं किस तरह, क्योंकि एंटीबायोटिक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो और इसी तरह बायोफिल्म के लेयर में अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये इसके वजह से चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ नहीं जाता या ऊपर की तरफ या समहाउ इधर उधर नहीं जा पाता, और इसी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेते हैं और एंटीबायोटिक फेल हो जाता है। नेक्स्ट, ये था आपके पास बायोफिल्म में बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव करने जाते हैं, और ये था आपके पास के बायोफिल्म क्यों सर्वाइव करते हैं और क्यों एक एंटीबायोटिक से बायोफिल्म को किल करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो ये था उसका मेन रीज़न, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है एंटी बायोफिल्म अप्रोचेस। अब हमारे पास कुछ ऐसे रिसर्चर्स ने ऐसे भी साबित किया है साइंसदानों ने कि इस बायोफिल्म को आप किल भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। अब किस तरह, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक से, उससे हम वो थोड़ा सा तफसील से हम पढ़ते हैं, ठीक है। एज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ द बायोफिल्म डिपेंड्स ऑन द मल्टीसेलुलर communities of the bacteria, one of the anti-biofilm strategies may developed that can disrupt this multicellularity of the biofilm। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मल्टीसेलुलर बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं, एंटी बायोफिल्म हम वो मतलब अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या, सबसे पहले जो एंटी बायोफिल्म अप्रोचेस है वो ये है यूज़ ऑफ कोरमसिनिंग इनहिबिटर। कोरमसिनिंग को स्टॉप करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर बैक्टीरिया कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बायोफिल्म नहीं बनेगा, एक्सोपोलीसेकेराइड लेयर नहीं बनेगा, बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज सही तरीके से एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो कोरमसिनिंग की वजह से बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे एबिलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, रेजिस्टेंस फिनोटाइपिक एबिलिटी उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। तो कोरमसिनिंग को स्टॉप करना ज़रूरी है। तो वो किस तरह रिसर्चर ने उस कोरमसिनिंग को स्टॉप किया है, वो गार्लिक एक्सट्रैक्ट से, ठीक है। गार्लिक एक्सट्रैक्ट, द रिसर्चर्स कैन इनहिबिट कोरमसिनिंग बाय यूज ऑफ गार्लिक एक्सट्रैक्ट। सम एंटीबायोटिक यूज सच एज एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्टाजामाइड, सेप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट कोरमसिनिंग ऑफ द सुडोमोनास एरिजिनोसा लीडिंग इनहिबिट बैक्टीरियल वायरुलेंस। गार्लिक यानी जैसे कि गार्लिक मतलब लहसुन जो उसका जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वो इस्तेमाल करके आप उससे कोरमसिनिंग के प्रॉपर्टीज़ को भी रोक सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि सेफ्टाजामाइड, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, अगर ये इस्तेमाल हम कर ले तो ये कोरमसिनिंग सुडोमोनास एरिजिनोसा के कोरमसिनिंग की एक्टिविटी को वो स्टॉप कर लेगा। इसके अलावा कोरमसिनिंग हैव इम्प्रूव्ड स्ट्रेटजीज वीक effect on antibiotic bacterial biofilm leading to elimination of the biofilm। अगर यही एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करेंगे तो कोरमसिनिंग को आप स्टॉप कर लेंगे। गार्लिक एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, आप कोरमसिनिंग को ख़त्म कर लेंगे। अब आप खुद सोच ले, कोरमसिनिंग जिसकी वजह से बैक्टीरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो ख़त्म हो गए तो बायोफिल्म का बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इम्प्रूव ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ड्रग्स को आप
ऐसे इम्प्रूव करना कि वो नीचे लेयर तक चला जाए। अभी आप इस जो पहला प्रॉपर्टी है, नंबर्स ऑफ द स्ट्रेटजीज हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड कॉलोनाइजेशन, ड्रग्स एक्यूमुलेशन, सरफेस ऑफ द बायोफिल्म एंड ड्रग डिलीवरी। इनका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे स्ट्रेटजीज़ है जिसकी वजह से अगर हम ड्रग्स को, मिसाल एक एंटीबायोटिक है, उसको हम अगर एक ऐसे मटेरियल से अटैच कर ले तो वो क्या करेगा, वो इस एक्सोपोलीसेकेराइड लेयर या म्यूकोलेजिनस लेयर को ब्रेक डाउन कर लेगा। जब ये लेयर ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो बहुत से बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। अब अगर बैक्टीरिया किल हो गए तो बायोफिल्म ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये देख ले, एक स्ट्रेटजीज आपके पास, लाइपोसोम्स आर कंसिडर्ड टू एज अट्रैक्टिव व्हीकल्स फॉर ड्रग टारगेटिंग डिलीवरी बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी बायोलॉजिकल कंपोनेंट। अब आपके पास एक लाइपोसोम्स एक ख़ास किस्म का कंपोनेंट है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे और एक एंटीबायोटिक उसके साथ अटैच कर लेंगे तो वो क्या करेगा, उसके इस्तेमाल की वजह, अब मिसाल कि ये आपके पास एंटीबायोटिक है, ये आपके पास लाइसोसोम्स है ये वाला, तो इसको मिलाकर ये क्या करेगा, यहाँ पर सरफेस पर आपने रख लिया तो ये तेज़ी से इस लेयर को ब्रेक कर लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रेटजी, ये तो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट आपका फॉर एग्जांपल व्हेन लाइपोसोम्स लेटेंट विद इन द बैक्टीरियोसिन्स ट्राइक्लोसिन, अब ये एंटीबायोटिक का नाम है, टारगेट मिक्स्ड बायोफिल्म ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। अब एक बायोफिल्म है स्ट्रेप्टोकोकस सेल्वेरिशियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सेंजस, दे वर मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो सेंजस, बट रिलेटिवली यूजलेस अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस सेल्वेरिशियस। इनका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेप्टोकोकस सेंजस है उस बैक्टीरियल बायोफिल्म को आप क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। उस बैक्टीरियल बायोफिल्म में जो लेयर होते हैं उसको आप किल कर सकते हैं, इसी लाइपोसोम्स के मिलने, लाइपोसोम और एंटीबायोटिक को मिलने से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस सेल्वेरिशियस जो है उसको किल करना फिर मुश्किल होता है। समहाउ किल हो सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेयर है ये देखो आप ब्रेक हो गया है, नीचे तक ये चला गया, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह भी ये चला जाता है, इस तरह भी ये चला जाता है, और इस आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर बायोफिल्म ख़त्म हो जाते हैं। तो लाइपोसोम्स प्लस एंटीबायोटिक मिलकर बायोफिल्म को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है बायोफिल्म कंट्रोल स्ट्रेटजीज़। बायोफिल्म कंट्रोल स्ट्रेटजीज़, अब आपके पास बायोफिल्म तो चलो ख़त्म हमने कर लिया, अब बायोफिल्म को आप किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहला कंट्रोल आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आपको चाहिए कि अटैचमेंट, मतलब उसका जो सरफेस है वहाँ पर अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है तो न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको ग्रोथ को आपको स्टॉप करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी बायोफिल्म आप देख ले तो जल्द से जल्द वहाँ उसको साफ़ कर ले, ग्रोथ उसकी स्टॉप कर ले। ग्रोथ किस तरह स्टॉप करेंगे, एंटीबायोटिक की यूज़ की वजह से। आपको चाहिए कि ये जो लेयर है जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड लेयर या ग्लाइकोक्लेलिक्स लेयर या म्यूकोलेजिनस लेयर, उसको भी किल करना होगा। वो गार्लिक एक्सट्रैक्ट से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेयर को आप छोड़ना नहीं देंगे, या उसको आप किल भी कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं उसको भी आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है, जो डिटैचमेंट का प्रोसेस है उसको आपने क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा, या उसी डिटैचमेंट के प्रोसेस को आपने रोकना होगा। ठीक है, या इसके अलावा मैकेनिकल रिमूवल की वजह से भी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास थी बायोफिल्म कंट्रोल स्ट्रेटजीज़। इसका बायोफिल्म को आप केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल तरीके से भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास बायोफिल्म से रिलेटेड तमाम तर बातें। सो आई होप यू विल गेट आइडिया। तो ये था तफसीली लेक्चर बायोफिल्म से रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बायोफिल्म से रिलेटेड काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। और मैं ये आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर दूसरे जितने भी आपके दोस्त या रिलेटिव्स हैं अगर वो इससे रिलेटेड रिसर्च करें तो ये ज़रूर उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको दूसरे भी बेहतरीन किस्म के वीडियो आपको उनकी अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।